रुद्र कोचिंग क्लासेस में। तो विद्यार्थियों जैसे कि पता होगा, हम अब लेकर के आए हैं क्लास 9 के लिए कक्षा 9 के हिंदी व्याकरण की टोटल क्लास। जो हिंदी मीडियम से बच्चे पढ़ रहे हो चाहे इंग्लिश मीडियम से पढ़ रहे हो, सबके लिए एक ही क्लास। और इस क्लास को समझने के लिए सिर्फ आपको क्या करना है, वीडियो के लास्ट तक बने रहना है, क्योंकि जो जानकारी है बहुत ही सटीक और बहुत ही अच्छे तरीके से आपको बताई जाएगी। यह लाइव क्लास है, आपको जैसा पता होगा। आप इस लिंक को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, उनसे भी कहिए कि इस लिंक को जाकर क्लिक करें और वीडियो को अच्छी तरीके से समझें। तो जैसा कि पता होगा, हमने कल आपको बताया था विषय सूची, जिसमें आपको यह भी बताया गया था कि कौन सी चैप्टर किस दिन पढ़ाई जाएगी। ठीक, तो आज आपका जो चैप्टर है, यानी आज हम जो आज आपको पढ़ाने वाले हैं वह है उपसर्ग। उपसर्ग का मतलब क्या होता है, उपसर्ग को हम समझते कैसे हैं, उपसर्ग को किन रूप में लिखा जाता है और उपसर्ग के कितने भाग होते हैं, जो कक्षा 9 के विद्यार्थियों के लिए, क्लास 9 के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड से हो, चाहे यूपी बोर्ड से हो, या इंग्लिश मीडियम या हिंदी मीडियम जिससे भी हो, उनके लिए बेहतरीन क्लास है। तो सबसे पहले हम जानने की कोशिश करेंगे कि उपसर्ग का प्रयोग होता किसके लिए है। तो सबसे पहले आपको हम बता दें, उपसर्ग का प्रयोग नए शब्दों के निर्माण के लिए किया जाता है। आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि उपसर्ग का प्रयोग, यहाँ पे क्या लिखेंगे, उपसर्ग का प्रयोग किसका बेटा, उपसर्ग का प्रयोग नए शब्दों की रचना के लिए। उपसर्ग का प्रयोग किसके लिए, नए शब्दों की रचना के लिए, नए शब्दों की रचना के लिए, नए शब्दों की रचना के लिए किया जाता है। इससे पहले आप लोगों ने शायद उपसर्ग प्रत्यय पढ़ा होगा, लेकिन अब आप अच्छे तरीके से इसको समझेंगे और कुछ नई चीजें भी समझने में आपको आएंगी। उपसर्ग का प्रयोग क्या किया जाता है और क्यों किया जाता है, ये चीज आपको क्या मिल गई कि उपसर्ग का प्रयोग नए शब्दों की रचना के लिए किया जाता है। यह चीज आपने समझ लिया। अब चलिए समझते हैं परिभाषा क्या होती है किसकी, उपसर्ग की परिभाषा आखिरकार होती क्या है। यानी भाषा के, देखिए, भाषा के छोटे छोटे खंड, क्या लिखेंगे आप, ये परिभाषा है भाषा के। देखो, उपसर्ग की जो परिभाषा क्या है, भाषा के छोटे छोटे खंड, भाषा के छोटे छोटे खंड जो शब्दों में आगे जुड़कर, भाषा के छोटे छोटे खंड, भाषा के छोटे छोटे खंड जो, देखो भाषा कह रहा है ना, भाषा के छोटे छोटे खंड जो शब्दों में आगे जुड़कर नए शब्द बनाते हैं, जो शब्दों में जुड़कर, जो शब्दों में जुड़कर आगे नए शब्द बनाते हैं, आगे नए शब्द बनाते हैं। क्या समझा आपने कि भाषा के छोटे छोटे यानी खंड जो होते हैं वो शब्दों में जुड़ करके आगे नए शब्द बनाते हैं और उनके अर्थ में कुछ बदलाव हो जाता है। क्या लिखेंगे, और उनके अर्थ में, और उनके अर्थ में, और उनके अर्थ में बदलाव लाते हैं। उनके अर्थ में क्या लाते हैं, बदलाव लाते हैं। उन्हें उपसर्ग कहा जाता है। उन्हें क्या कहा जाता है बच्चा, उन्हें उपसर्ग कहा जाता है। ठीक, अब आप यहाँ पे उदाहरण समझिए, उपसर्ग के क्या समझेंगे आप, यहाँ पे उदाहरण समझेंगे। ठीक, एक साइड में लिखूंगा मूल शब्द, आप 3 कॉलम बनाएंगे। पहला कॉलम क्या बन जाएगा, यहाँ पे पहला कॉलम बन जाएगा मूल शब्द,
ठीक। और जो दूसरा बने आपका नए शब्द, दूसरा आपका क्या बन जाएगा, नए शब्द, ठीक है। पहला क्या बन जाएगा बेटा, मूल शब्द बन जाएगा, और जो दूसरा आपका बन के आएगा वह हो जाएगा नए शब्द, और जो तीसरा बनेगा वह शब्द रचना। तीसरा क्या बन जाएगा, यहाँ पे तीसरा बन जाएगा आपका शब्द रचना, ठीक। ये उदाहरण समझ रहे हैं आप। उदाहरण में मान के चलिए पहला आपका क्या है, योग है मूल शब्द, क्या है, योग आपका मूल शब्द है, उससे नया शब्द क्या बन जाएगा, प्रयोग। योग से नए शब्द क्या बन के आ रहे हैं बेटा, प्रयोग बन के आया। अब इसी प्रयोग का जो शब्द रचना हम जब करेंगे, यानी योग से हमने क्या बनाया, प्रयोग बना लिया। अब प्रयोग का जो शब्द रचना है वह कैसे बनेगा, तो देखिए हमने प्रा में क्या जोड़ दिया बेटा, प्रा में हमने योग जोड़ दिया, प्रा में हमने क्या जोड़ दिया, योग जोड़ दिया, क्या बन गया भैया, प्रयोग बन गया। बात समझ में आई। वैसे ही हमारा मूल शब्द है कार, मूल शब्द हमारा क्या है, वह है कार। अब कार का जो नया शब्द बनेगा वह क्या हो जाएगा, अधिकार। कार उपसर्ग से, सॉरी, कार मूल शब्द से जो नया शब्द बनेगा वह हो जाएगा क्या, अधिकार। अब आप देखेंगे जब इसकी शब्द रचना की जाएगी तो हम क्या लिखेंगे उसमें, अधिधनकार। शब्द रचना में हम क्या लिखेंगे बच्चा, अधिधनकार लिखा जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे समझ लीजिए, यहाँ पर जो प्रा है और जो अधि है वह क्या है, उपसर्ग है। यहाँ पे मैं नोट करके स्टार बना के लिख भी दे रहा हूं। यहाँ पर यानी उपरोक्त में यहाँ पर प्रा वा अधि, प्रा वा अधि क्या है, उपसर्ग है। प्रा वा अधि क्या है बेटा, उपसर्ग है। बात समझ में आ गई ना। उपसर्ग कहां लगता है, शब्द के पहले। बात समझ में आई। अब देखो एक आप इसमें का बना करके लिख सकते हैं, पॉइंट में का बना के क्या लिखेंगे कि मूल शब्दों के साथ उपसर्ग का प्रयोग करने से, क्या लिखेंगे, मूल शब्दों के साथ, मूल शब्दों के साथ, किसके साथ, मूल शब्दों के साथ उपसर्ग का प्रयोग करने से, उपसर्ग का प्रयोग करने से, किसके साथ, मूल शब्दों के साथ उपसर्ग का प्रयोग करने से नया शब्द बनता है। उपसर्ग का प्रयोग करने से क्या बनता है, नया शब्द बनता है। ये बात समझ में आ गई आपको। अब हम खा लिखेंगे, पॉइंट नंबर खा, यानी पॉइंट नंबर बी क्या है कि मूल शब्द के अर्थ में बदलाव आ जाता है। मूल शब्द के अर्थ में क्या लिखेंगे हम, मूल शब्द के, मूल शब्द के अर्थ में बदलाव आ जाता है। बदलाव आ जाता है, किसके, मूल शब्द के अर्थ में बदलाव आ जाता है। कभी कभी अर्थ ना बदलकर या कभी कभी अर्थ में बदलाव ना आकर उनकी विशेषता आ जाती है। क्या लिखेंगे कि कभी कभी, क्या लिखेंगे आप यहां पे लिख लीजिए, कभी कभी अर्थ में बदलाव ना आकर, बदलाव ना आकर विशेषता आ जाती है। बदलाव ना आकर विशेषता आ जाती है। क्या हो जाता है, कभी कभी अर्थ में बदलाव ना आकर विशेषता आ जाती है। अब अगला है हमारा जो गा वाला पॉइंट है। का हो गया हमारा पॉइंट, खा हो गया हमारा पॉइंट। अब जो हमारा अगला पॉइंट है वह गा वाला है। ये आपने समझा दोनों पॉइंट को।
अब देखो जो ग वाला क्या कहता है कि उपसर्गों का प्रयोग स्वतंत्र अर्थ में नहीं किया जाता है। क्या लिखेंगे? उपसर्गों का प्रयोग, किसका? उपसर्गों का प्रयोग स्वतंत्र अर्थ में, क्या? उपसर्गों का ना प्रयोग स्वतंत्र अर्थ में नहीं किया जाता है। उपसर्गों का प्रयोग स्वतंत्र अर्थ में, स्वतंत्र अर्थ में नहीं किया जाता है। उपसर्गों का प्रयोग स्वतंत्र अर्थ में नहीं किया जाता है। इस चीज को आपने समझ लिया, उपसर्ग क्या होता है और उपसर्ग की परिभाषा क्या होती है। ठीक, अब आप हेडिंग डालिए उपसर्ग के प्रकार। हेडिंग आपकी क्या पड़ेगी अब? उपसर्ग के प्रकार। तो आप लिखेंगे क्या? उपसर्ग के 4 प्रकार होते हैं, या उपसर्ग को 4 भागों में, 4 भागों में विभाजित किया गया है। विभाजित किया गया है। पहला क्या है? पहला उपसर्ग कैसे विभाजित किया गया है? संस्कृत के उपसर्ग। पहला कौन सा है? पहला है संस्कृत के उपसर्ग। पहला कौन सा है बच्चा? संस्कृत के उपसर्ग। दूसरा हमारा क्या है? हिंदी के उपसर्ग। दूसरा है हमारा क्या? हिंदी के उपसर्ग। संस्कृत के उपसर्ग हो गया, हिंदी के उपसर्ग। नंबर 3 पे क्या आता है? आगत या विदेशी उपसर्ग। आगत या विदेशी उपसर्ग। क्या आता है? आगत या विदेशी उपसर्ग। नंबर 4 पे क्या आता है हमारा? नंबर 4 पे बेटा आ जाएगा कि उपसर्ग के समान प्रयोग होने वाले, उपसर्ग के समान प्रयोग होने वाले, इसके समान बेटा लिखेंगे हम यहाँ पे क्या? कि उपसर्ग के समान, उपसर्ग के समान प्रयोग होने वाले, क्या लिखेंगे हम यहाँ पे? उपसर्ग के समान प्रयोग होने वाले। किसके समान? उपसर्ग के समान प्रयोग होने वाले संस्कृत के अव्यय होने वाले, संस्कृत के अव्यय। यहाँ पे क्या लिख लिया? ये आपके 4 प्रकार मिल गए। ठीक है, उपसर्ग के 4 प्रकार आपको मिल गए। अब आप पहली हेडिंग डालेंगे क्या? संस्कृत के उपसर्ग। तो अब हम हेडिंग डालेंगे क्या? जो हमारा पहला उपसर्ग है वह क्या हेडिंग पड़ेगी बेटा? संस्कृत के उपसर्ग। किसके? संस्कृत के उपसर्ग। ये हमारी पहली जो भाग में विभाजित किया गया है, इसको हम हेडिंग भी डाल सकते हैं क्या? संस्कृत के उपसर्ग। तो इन उपसर्गों को तत्सम उपसर्ग भी कहा गया है। क्या कहा गया है? किसको? संस्कृत के उपसर्ग को। इन उपसर्गों को, इन उपसर्गों को किसको? संस्कृत के उपसर्ग को। ठीक है ना? इन उपसर्गों को तत्सम, क्या? तत्सम उपसर्ग भी कहा जाता है। इन उपसर्गों को क्या कहा जाता है? तत्सम उपसर्ग भी कहा जाता है। तत्सम उपसर्ग भी कहा जाता है। किन्हें बेटा? ये जो संस्कृत के उपसर्ग इन्हें क्या कहा जाता है? तत्सम उपसर्ग भी कहा जाता है। ये प्रायः तत्सम शब्दों के साथ, क्या है इसी में, ये प्रायः तत्सम, ये इसके साथ बेटा ये प्रायः तत्सम शब्दों के साथ प्रयुक्त होते हैं। ये प्रायः
तत्सम, ये प्रायः तत्सम शब्दों के साथ, कौन से, ये जो संस्कृत के उपसर्ग हैं ये प्रायः तत्सम शब्दों के साथ प्रयुक्त होते हैं। ये प्रायः किसके साथ प्रयुक्त होते हैं? तत्सम शब्दों के साथ प्रयुक्त होते हैं। अब आप यहाँ पे उदाहरण लिख लीजिए। क्या डालेंगे हेडिंग? अब आप यहाँ पे उदाहरण किसके? जो संस्कृत के उपसर्ग हैं उनके उदाहरण डालेंगे। अब आप एक कॉलम बनाएंगे, एक साइड लिखेंगे उपसर्ग। क्या लिखेंगे? उपसर्ग। एक साइड लिखेंगे आप अर्थ। एक साइड एक कॉलम में क्या लिखेंगे? उपसर्ग लिखेंगे। दूसरे में अर्थ लिखेंगे। और जो तीसरा रहेगा वह क्या रहेगा? उपसर्ग युक्त शब्द। क्या रहेगा अगला वाला? उपसर्ग, उपसर्ग युक्त, उपसर्ग युक्त शब्द। ठीक। अब जहां आपने उपसर्ग लिखा था वहां पे लिखेंगे अभी। वहां पे क्या लिखेंगे? अभी। अभी का अर्थ क्या होता है? अभी का मतलब सामने या पास। अभी का अर्थ क्या हो बेटा? यहाँ पे सामने या पास। अब उपसर्ग युक्त शब्द कौन सा बन रहा है? देखिए, अभिमान। क्या बन रहा है? अभिमान ना। एक फिर देखिए, अभिशाप। बना नहीं बना? अभिमान, अभिशाप। इसमें उपसर्ग क्या है? उपसर्ग शब्द के पहले प्रयोग किए जाते हैं। तो यहाँ पे उपसर्ग अभी है। ठीक है, बात समझ में आ गई? अगला आप लिखिए अप। अगला उपसर्ग आपका क्या है बेटा? अप। अप का मतलब होता है दूर या बुरा। अप का मतलब क्या होता है बेटा? दूर या बुरा, यानी अपमान। जैसे आप क्या बनाएंगे? जब उपसर्ग युक्त शब्द बनेगा अप, क्या बन जाएगा बेटा? अपमान, अपयश आदि शब्द आप बना सकते हैं। मैं दो बताऊंगा। तो ये संस्कृत में उपसर्ग क्या कहा जाता है? इनको, इन उपसर्गों को तत्सम उपसर्ग भी कहा जाता है। ये प्रायः तत्सम शब्दों के साथ प्रयुक्त होते हैं। अब अगला आप डालिए जो आपका उपसर्ग है हिंदी के उपसर्ग। क्या डालेंगे आप? अगली हेडिंग हिंदी के उपसर्ग। अगली हेडिंग आपकी क्या पड़ जाएगी बच्चा? हिंदी के उपसर्ग। इसको अच्छे से नोट कीजिए। हेडिंग डाली आपने हिंदी के उपसर्ग। अब यहां पे लिखेंगे इन उपसर्गों का, इन उपसर्गों का, इन उपसर्गों का दूसरा नाम, इन उपसर्गों का दूसरा नाम क्या है? तद्भव। क्या नाम बेटा? तद्भव उपसर्ग भी है। तद्भव उपसर्ग भी है। किसका? हिंदी के जो उपसर्ग है क्या है? दूसरा नाम है तद्भव उपसर्ग। इनका प्रयोग हिंदी के शब्दों के साथ किया जाता है। इनका प्रयोग क्या लिखेंगे? इनका प्रयोग हिंदी के, इनका प्रयोग हिंदी के शब्दों के साथ, हिंदी के शब्दों के साथ किया जाता है। किसका? जो हिंदी के उपसर्ग है इनका प्रयोग हिंदी के शब्दों के साथ किया जाता है। समझे बेटा बात आप इस चीज को? अब यहां पे उदाहरण लीजिए। उदाहरण में आप डालेंगे पहला कॉलम, क्या बनाएंगे? उपसर्ग का। पहला कॉलम आपका उपसर्ग का बनेगा। इसके बाद जो दूसरा कॉलम बनेगा वह अर्थ का बनेगा। तीसरा कॉलम आपका बन जाएगा उपसर्ग युक्त शब्द। अभी ऊपर वाले में आपने देखा भी है उपसर्ग युक्त शब्द। ठीक है बच्चा? अब देखो
उदाहरण में पहला उपसर्ग लेते हैं क्या, दू। दू मतलब रहित से, बात समझे। दू मतलब क्या होता है, रहित से। उपसर्ग है आपका दू, इसका अर्थ क्या होता है बेटा, रहित से। रहित से, दू का मतलब क्या हो गया, रहित से। ठीक है, अब देखो रहित से भी होता है, रहित, या फिर यहां पे दो भी लिख सकते हो, दो मतलब दो। ठीक है, जैसे दुबला, दुगना। उपसर्ग युक्त में शब्द में क्या लिखेंगे आप, दुबला या दुगुना। दुबला भी लिख सकते हैं और दुगुना भी लिख सकते हैं। अगला क्या है बेटा आपका, नी। अगला उपसर्ग आपका क्या है बेटा, नी। अब नी का अर्थ क्या होता है, वह होता है रहित। नी का अर्थ क्या होता है, रहित। ध्यान देना, ये जो दू होता है, दू का अर्थ भी रहित होता है, रहित से भी होता है और दो भी होता है, लेकिन नी का अर्थ क्या होता है, केवल रहित होता है। जैसे आप पहला उपसर्ग समझ लीजिए, शब्द क्या है, निडर। निडर। दूसरा क्या बन जाएगा आपका, निदान। तो आपने ये दो हिंदी के उपसर्ग और संस्कृत के उपसर्ग समझा। संस्कृत के उपसर्ग को तत्सम उपसर्ग कहा जाता है और हिंदी के उपसर्ग को तद्भव उपसर्ग भी कहा जाता है। अब आप लोग अगली हेडिंग डालिए, आगत या विदेशी उपसर्ग। अगली हेडिंग क्या है आपकी, आगत या विदेशी उपसर्ग। हेडिंग डालिए आप लोग, आगत, आगत या विदेशी, आगत या विदेशी उपसर्ग। या हेडिंग डालेंगे, कौन सी हेडिंग पड़ जाएगी बेटा आपकी, आगत या विदेशी उपसर्ग। तो इसमें क्या होता है, इन उपसर्गों का प्रयोग विदेशी भाषा के शब्दों में होता है, क्योंकि ये विदेशी से ही निकल के आया। तो क्या लिखेंगे आप, इन उपसर्गों का प्रयोग, क्या लिखेंगे आप, यहां पे लिखिए, इन उपसर्गों का प्रयोग, इन उपसर्गों का प्रयोग, ठीक, आगत या विदेशी उपसर्ग का, इन उपसर्गों का प्रयोग विदेशी भाषा के, क्या लिखेंगे आप यहां पे, इन उपसर्गों का प्रयोग कहाँ होता है, विदेशी भाषा के शब्दों के साथ। जैसा कि आपको ये जो हेडिंग दी गई है, आगत या विदेशी उपसर्ग, ठीक है ना। इन उपसर्गों का प्रयोग कहां पर होता है, विदेशी भाषा के शब्दों में होता है। इन उपसर्गों का प्रयोग विदेशी भाषा के, विदेशी भाषा के शब्दों में होता है, विदेशी भाषा के शब्दों में होता है। ठीक, आगत या विदेशी उपसर्ग का यूज कहां होता है बेटा, विदेशी भाषा के शब्दों में भी होता। अरे उर्दू, अरबी, फारसी और अंग्रेजी भाषा के, क्या लिखेंगे, उर्दू, अरबी, उर्दू हो गया, अरबी, फारसी व अंग्रेजी। उर्दू हो गया, अरबी हो गया, फारसी हो गया व अंग्रेजी भाषा के उपसर्ग, व अंग्रेजी भाषा के, अंग्रेजी भाषा के उपसर्ग भी इसी कोटि में आते हैं, इसी कोटि में आते हैं। अब आप लोग इसमें क्या लिखेंगे, उदाहरण। उदाहरण में क्या लिखेंगे आप, ऐसे उदाहरण बनाइए, लिखिए, फिर 3 कॉलम बनाइए। पहला रहेगा क्या, उपसर्ग, पहला कॉलम आपका क्या रहेगा, उपसर्ग। दूसरा जो कॉलम बनेगा वह बनेगा अर्थ का, और जो तीसरा कॉलम बनेगा वह रहेगा उपसर्ग युक्त शब्द, उपसर्ग, उपसर्ग युक्त
शब्द का। अब देखो उपसर्ग से मिलकर के कौन सा शब्द बन रहा है, जैसे ऐन, उपसर्ग इसका क्या है बच्चा, ऐन। ठीक, अब इसका अर्थ क्या होता है बेटा, ठीक होता है। ऐन का मतलब ठीक, जैसे आपका कहते नहीं ऐन वक्त पे काम आ गया, ऐन वक्त। ठीक, ये बात समझ में आई, ऐन मौके, ऐन वक्त या ऐन मौके, ये बात समझे। ऐन का मतलब क्या होता है, ठीक होता है। नीम, नीम का अर्थ क्या होता है यहां पर, नीम का अर्थ होता है बेटा आधा, नीम का अर्थ क्या होता है आधा, जैसे नीम हकीम, नीम हकीम, नाम सुने होंगे आप लोग, नीम हकीम या नीम पावाल, नीम पावाल। ये बात समझ में आ गई आपको। ये थे आगत शब्द के। अब देखिए अंग्रेजी हेडिंग, ऐसे आप थोड़ा सा एक सब हेडिंग डाल लीजिए, अंग्रेजी के उपसर्ग, किसके, अंग्रेजी के उपसर्ग। ठीक, इसके बाद आप क्या लिखेंगे, उदाहरण में एक साइड लिखिए उपसर्ग, फिर इधर लिखिएगा अर्थ, उपसर्ग के बाद क्या लिखेंगे आप, अर्थ लिखेंगे, और आगे फिर क्या लिख देंगे, उपसर्ग युक्त शब्द, उपसर्ग, उपसर्ग युक्त शब्द। ठीक, अब आप उपसर्ग में क्या लिखेंगे बेटा, चीफ, उपसर्ग में क्या लिखेंगे आप, चीफ। चीफ का मतलब क्या होता है, यानी अर्थ क्या होता है, वह होता है मुख्य, जैसे चीफ मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर नाम सुना होगा आप लोगों ने। चीफ मिनिस्टर मतलब क्या होता है हिंदी उसकी, मुख्यमंत्री, चीफ इंचार्ज। अगला उपसर्ग शब्द क्या हो जाएगा, चीफ इंचार्ज। ठीक, इसके बाद आता है वाइस, उपसर्ग अंग्रेजी का क्या है, वाइस। वाइस का मतलब क्या होता है बेटा, वाइस उपसर्ग है, इसका अर्थ क्या होता है उप, जैसे वाइस प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल। ठीक, वाइस चांसलर, वाइस चांसलर। ये बात समझ में आ गई आपको। ये हिंदी सॉरी अंग्रेजी के कुछ उपसर्ग थे जो आपको समझ में आ गए होंगे। ठीक, अब जो है आप ये अंग्रेजी के उपसर्ग समझा। अब आप एक छोटा सा ऐसे बना लीजिए स्टार, स्टार बनाने के बाद आप लोग लिखिए उपसर्ग के समान प्रयोग होने वाली, जो अगली हेडिंग थी हमारी उसको आप बना के क्या लिखिएगा, उपसर्ग के समान, क्या कि उपसर्ग के समान प्रयुक्त होने वाले, प्रयुक्त होने वाले संस्कृत के, होने वाले संस्कृत के अव्यय। ये पड़ जाएगी आपकी क्या, हेडिंग पड़ जाएगी कि उपसर्ग के समान प्रयुक्त होने वाले संस्कृत के अव्यय। ठीक, अब देखिए जैसे क्या है आपका उपसर्ग, यहां आप डाल लीजिए उपसर्ग, यहां पे आप क्या डालेंगे अर्थ, और यहां क्या डालेंगे उपसर्ग युक्त शब्द। क्या डालेंगे आप अगला, उपसर्ग युक्त शब्द। ठीक, ये तीन हेडिंग पड़ी, सॉरी आपके तीन कॉलम बनेंगे। पहले लिखिए आ मतलब क्या होता है अभाव, आ मतलब अभाव होता है, यानी जो कहते हैं कमी कहते हैं, अभाव मतलब क्या होता है कमी। जैसे अज्ञान, अज्ञान हो गया, अभाव में क्या आ जाएगा आपका अभाव, यानी अज्ञान।
अधर्म। ये क्या बन गया आपके उपसर्ग युक्त शब्द बन गए। ठीक, वैसे जैसे सा ले लीजिए, उपसर्ग आपका सा है, सा में क्या हो जाएगा सहित। सा का अर्थ क्या बन जाएगा सहित बन जाएगा, यानी सजीव। आप उपसर्ग युक्त शब्द में क्या लिख सकते हैं सजीव सजल। उपसर्ग युक्त में शब्द में क्या लिख सकते हैं आप सा से सहित या सजीव। उपसर्ग युक्त शब्द का अर्थ क्या हुआ सा से सहित, यानी अब उपसर्ग युक्त शब्द में क्या लिखेंगे आप सहित लिख देंगे। सहित के बाद आप सजीव सजीव लिख सकते हैं, सजल लिख सकते हैं। अर्थ था ये उपसर्ग युक्त शब्द अब बन के आए हैं। ठीक, अब आप लोग एक हेडिंग लास्ट हेडिंग डाल लीजिए। क्या डालेंगे हेडिंग एक से अधिक उपसर्गों से बने शब्द। हेडिंग पड़ जाएगी क्या लास्ट हेडिंग एक से अधिक उपसर्गों से बने शब्द। जैसे पहला शब्द क्या ले लीजिए, पहला शब्द ये पर्यावरण। यह आपका शब्द बन गया। ठीक, अब देखिए इसमें कितने हो रहे हैं परिधन आधन वरण। परिधन आधन वरण, ये बात समझे आप। पर्यावरण का क्या बन गया परिधन आधन वरण। वैसे क्या हो जाएगा प्रत्युपकार। ठीक, अब वैसे इसी इसका भी बना लीजिए आप लोग। देखिए कितने बन रहे हैं प्रति धन उप धन कार। ये एक से अधिक जो है उपसर्गों से मिलकर के शब्द बना हुआ है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज की आपकी जो क्लास थी वह कक्षा 9 के विद्यार्थियों के लिए थी, चाहे वो हिंदी मीडियम से पढ़ रहे हो चाहे इंग्लिश मीडियम से पढ़ रहे हो, और ये लाइव क्लास थी। ठीक, आपको ये क्लास कैसी लग रही है हमें कमेंट से बताइएगा। और आपके जो भी आसपास के विद्यार्थी हो, चाहे वो हिंदी मीडियम से पढ़ रहे हो चाहे इंग्लिश मीडियम से पढ़ रहे हो, उनके साथ इस वीडियो की जो लिंक है उसको शेयर करके उनसे बताएं कि फ्री ऑफ कॉस्ट आपके यूट्यूब चैनल पर ये जो क्लासेस चल रही हैं फ्री ऑफ कॉस्ट चल रही हैं, आप भी जाकर के पढ़ सकते हैं। थैंक यू सो मच।